सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 26 अप्रैल का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें अभी हाल ही में पाकिस्तान ने शिमला समझौता निलंबित कर दिया है भारत के जवाब में। ठीक है। और विश्व मलेरिया दिवस 2025 सेलिब्रेट हुआ है। सिमलीपाल को 107वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। और भारत ने आक्रमण अभ्यास और आईएनएस सूरत किए हैं, जिससे पाकिस्तान की छोड़ो आगे। दुनिया का पहला 10G, मतलब देखो अभी हम 5G और 6G में सीमित हैं, बट चीन ने 10G लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। ठीक है। फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स में 2025 की विजेता घोषित हो गई हैं, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। देखो पाकिस्तान और इंडिया की तो जंग छिड़ने ही वाली है, अब तो बहुत नज़दीक आ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान को सुधारना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे मान नहीं रहा, अब बहुत टाइम से हो गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में पाकिस्तान ने भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के जवाब में शिमला समझौते को निलंबित कर दिया है। यह समझौता कब हुआ था? अब देखो, तो शिमला समझौता क्या हुआ था? देखो अभी हाल ही में 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को क्या घटना हुई थी? तो 22 अप्रैल को घटना हुई थी कौन सा? पहलगाम अटैक। इस पहलगाम अटैक से सब कुछ इनिशिएट हुआ, मतलब पाकिस्तानियों ने आतंकवादियों के द्वारा ये सब करवाया। ठीक है। तो पहलगाम अटैक हुआ, इसमें 26 लोगों की मृत्यु हो गई, 26 लोग डेड हो गए। ठीक है। तो इसमें 26 लोगों की मृत्यु हो गई। फिर 23 अप्रैल को क्या हुआ? 23 अप्रैल की डेट को क्या हुआ? 23 अप्रैल को हुआ आपका इंडस वाटर ट्रीटी, जो 1960 में हुई थी। इसको भारत ने कैंसिल कर दिया, जिसको पाकिस्तान ने कहा अगर इसको आप कैंसिल करते हो तो ये एक्ट ऑफ वॉर है, मतलब इसको युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। तो एक्ट ऑफ वॉर कहा पाकिस्तान ने इसको। ठीक है। और पाकिस्तान मतलब काफ़ी भयभीत है इस बात से, क्योंकि पाकिस्तान हिल जाएगा। तो भारत लेकिन अब एक बूंद भी पानी पाकिस्तान को देने वाला नहीं है, अब बहुत हो चुका है। ठीक है। तो इतना सब हो गया, तो पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की। तो भारत, मैंने आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में, हमने सिंधु जल समझौता विस्तार से किया था, और भारत ने क्या क्या प्रतिबंध लगाए हैं पाकिस्तान पे वो भी हमने डिस्कस किया था सब कुछ। आज वाली क्लास में भी मैं चलो पहले बता ही देता हूँ। तो भारत और पाकिस्तान द्वारा प्रमुख उपाय कौन कौन से किए गए? देखो, तो पहलगाम जो अटैक हुआ उसके बाद एक तो भारत ने क्या क्या किया? सिंधु जल संधि का निलंबन किया, सबको पता है, मैंने खूब अच्छे से कराया ये सब डिस्कस, लास्ट क्लास में आप देख सकते हो। अटारी बाघा सीमा, जो बाघा बॉर्डर था, उसको बंद कर दिया गया है। और सार्क वीज़ा छूट योजना, मतलब वीज़ा कैंसिल कर दिया गया है पाकिस्तान का। ठीक है। पाकिस्तान के लोगों को भारत का वीज़ा कैंसिल, ठीक है, रद्द कर दिया। पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों का निष्कासन, मतलब जो भी सैन्य सलाहकार हैं उनको बाहर, भारत से बाहर खदेड़ दिया गया। और राजनयिक कर्मियों की कमी, मतलब इसमें क्या 48 घंटे का इन्हें टाइम दिया गया कि भैया छोड़ दो भारत, अब तुम्हें बहुत हो गया, अब भारत से निकल ही जाओ तुम लोग। पाकिस्तान ने जवाब में क्या किया? पाकिस्तान के जवाबी उपाय क्या है? हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया, मतलब देखो जो हवाई एयर स्पेस होता है ना, तो उसको बंद कर दिया गया कि मतलब उससे आप प्लेन वगैरह भारत की नहीं जा सकती। ठीक है। तो एक तो भारत को इसमें थोड़ा कास्ट एक्स्ट्रा लगेगी, क्योंकि घूम घूम के जाना पड़ेगा, अदर रूट्स अपनाने पड़ेंगे, तो ये हो सकता है भारत को प्रॉब्लम। एक व्यापार निलंबन, मतलब कोई भी व्यापारिक संबंध बिल्कुल भी नहीं होगा। भारत के उच्चायोग की ताकत को कम करने और शिमला समझौते और भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने जैसे राजनयिक जवाबी कार्रवाई किया। करतारपुर कॉरिडोर पर जाने वाले सिख तीर्थयात्रियों को छोड़कर वीजा प्रतिबंध, मतलब देखो जो सिख यात्री करतारपुर कॉरिडोर जा रहे हैं उनका वीजा कैंसिल नहीं हुआ, बाकी सभी का वीजा प्रतिबंध कर दिया गया। भाई वहाँ जाना भी कौन चाहता है यार? कौन जाना चाहेगा पाकिस्तान? तुम वीजा वूजा कैंसिल करो, कोई नहीं आएगा। रूस ने तो कह दिया भैया कोई पाकिस्तान वाकिस्तान मत जाओ। सब लोग भारत का पक्ष ले रहे हैं, यूएसए, रूस हो गया, इजराइल हो गया, कनाडा हो गया, जो भी जॉर्डन वॉर्डन, सब देश भारत के साइड ले रहे हैं। बट चीन, चीन चुपचाप बैठा है भाई, वो मुझे लगता है पाकिस्तान की तरफ से ही आएगा, वो तो चाहता है भारत को नीचा दिखाना, है ना। चलो, और सिंधु जल संधि के निलंबन को युद्ध की कार्रवाई के रूप में लेबल किया है, मतलब पाकिस्तान वालों ने कहा अगर तुम पानी रोक दिया है ना, तो मतलब यार मैं अभी यार भुट्टो, कोई भुट्टो है, तो उसने, हाँ ऐसे ही नाम है उधर, तो भुट्टो ने कहा है कि भैया अगर आप, या तो पानी आएगा या तो तुम लोगों का खून आएगा। उस मतलब उन्होंने ऐसी मतलब जवाब दे रहे हैं, देखो इनको डर भी नहीं लगता। क्या ही मतलब क्या होगा यार तुम लोगों का, तुम ऐसे ऐसे बोल रहे हो। छोटा सा देश है यार, जब चाहे इंडिया उड़ा दे। चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं कब तक बचा है। चलो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने क्या किया है? तो अभी फेमस शिमला एग्रीमेंट, तो शिमला एग्रीमेंट अच्छा किसके किसके बीच हुआ था? तो शिमला एग्रीमेंट बताओ, अब ये कब हुआ था शिमला एग्रीमेंट और किसके बीच हुआ था? तो इसके बारे में हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो, तो शिमला एग्रीमेंट को पाकिस्तान ने किया है रद्द।
कहा है भैया अब नहीं होगा हमसे। तो ठीक है, ये मैं इसकी पहले टाइमलाइन बताता हूँ। 1971 में क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। किस लिए? बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए। तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, इसमें हमने 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को हरा दिया और बांग्लादेश अलग देश बन गया। जो पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश अलग देश बना। बांग्लादेश मतलब आज़ाद हुआ इस दिन, ठीक है। तो बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया पाकिस्तान से। अब इन सब के बाद शांति समझौता हुआ, मतलब कि यार बहुत हो रहा है तो शांति समझौता करना पड़ा। तो शांति समझौता ये कब हुआ? शांति समझौता 2 जुलाई की डेट भी याद रखना, 1972। तो 2 जुलाई 1972 को ये कहाँ हुआ? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। तो शिमला, हिमाचल प्रदेश में ये समझौता हो गया। तो 1972 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये आपको देखना, ये क्या हुआ, ये एक द्विपक्षीय संधि हुई। मतलब इसमें क्या डिसाइड हुआ कि द्विपक्षीय सिर्फ हम दोनों ही बात करेंगे, इस पर कोई तीसरा बिचौलिया उचौलिया काम नहीं करेगा। जैसे कि सिंधु नदी समझौता में हुआ था, क्योंकि उसमें वर्ल्ड बैंक ने बिचौलियों का काम किया था, मीडिएटर का काम किया था। बट शिमला समझौते में कोई मीडिएटर नहीं होने वाला, कोई हम दोनों के सिवा और कोई नहीं आएगा। मतलब जैसे होते हैं ना दो लोग कि सिर्फ ये आपस का मामला हम दोनों सुलझाएंगे जब भी बात करेंगे, बट तीसरा कोई बीच में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हुआ। अब चलो मैं इसको और डिटेल से करते हैं। तो अब जो शिमला समझौता हुआ आपका, तो ये शिमला एग्रीमेंट, ठीक है। तो शिमला एग्रीमेंट हुआ, इसकी डेट आपको पता चल गई, 2 जुलाई को हुआ 1972, ठीक है। तो एग्रीमेंट हुआ। अब इसमें कौन कौन थे? भारत की तरफ से कौन था? तो भारत की तरफ से भारत की पीएम कौन थी तब? इंदिरा गांधी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी थी भारत की तरफ से पीएम, ठीक है। तो इंदिरा गांधी का नाम याद रखना। और पाकिस्तान की तरफ से कौन था? पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। अच्छा, वो जो जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना, जुल्फिकार अली भुट्टो। ये जुल्फिकार अली भुट्टो, इन्होंने ये नहीं कहा था, बिलावल भुट्टो ने कहा कि या तो पानी आएगा नहीं तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, है ना, बिलावल भुट्टो ने। अभी सिंधु घाटी को जब सिंधु नदी समझौते को हमने जब रद्द किया था, तो आपको ये पता चल गया इंदिरा गांधी भारत की तरफ से, जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की तरफ से शिमला समझौते पे साइन हुआ, ठीक है। अब इस समझौते में क्या हुआ, जब युद्ध हो रहा था तुम्हारा 1971 वाला, तो पाकिस्तान के 93,000 से प्लस सैनिक भारत की कैद में थे, इनको छोड़ दिया गया, तो इनको रिहा किया गया, ठीक है। तो एक तो ये काम हुआ भारत के पास जो भी थे। और क्या हुआ इसमें, जो भी विवाद होंगे तो विवादों का द्विपक्षीय समाधान होगा, ठीक है। विवादों को, जो भी विवाद होने वाले हैं उनका सबका द्विपक्षीय समाधान होगा, कोई भी तीसरा नहीं आएगा बीच में, ठीक है। तो ये हो गया। और क्या हुआ, एक दूसरे की संप्रभुता, तो एक दूसरे की संप्रभुता एंड क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे, ठीक है। हम क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। तो ये सब इसमें समझौते हुए। बट अच्छा, इसका कभी उल्लंघन हुआ है आपको पता है? उल्लंघन हुआ है, बिल्कुल हुआ है इसका। तो शिमला समझौता का उल्लंघन कब कब हुआ है? तो इसका उल्लंघन हुआ, देखो, एक पाकिस्तान ने किया 1999 का, याद है आपको, 1999 कारगिल। तो कारगिल का जो युद्ध हुआ 1999, कारगिल युद्ध हुआ। और एक बार यूएन, तो यूएन के मंच पर इन्होंने क्या कहा, यूएन के मंच में कहा, पाकिस्तान ने कहा कि हमें तीसरा पक्ष चाहिए, तीसरा मतलब एक पैरवी करने के लिए एक चाहिए, हमें तीसरा पैरवी करने के लिए हमें एक लोग चाहिए। तो ये पाकिस्तान ने यूएन के मंच में कहा, ठीक है। तो मतलब अब पहले संधि क्या हुई थी कि ये द्विपक्षीय समझौता है, तो इसका उल्लंघन किया पाकिस्तान ने, ठीक है। अच्छा देखो, और इसमें क्या हुआ था, इसमें एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसका निर्माण हुआ था। तो कब रिवाइज मतलब हुई थी ये? 17 दिसंबर 1971 को, ठीक है। तो ये भी हुआ, जम्मू कश्मीर में एक संघर्ष विराम रेखा खींची गई, जिसको एलओसी कहा गया, ठीक है। संघर्ष विराम रेखा खींची गई, जिसको एलओसी कहा गया, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ये आपको इतनी बातें ध्यान रखनी। मैंने शिमला एग्रीमेंट आपको पूरा अच्छे से करवा दिया। कल वाली क्लास में सिंधु नदी समझौता करवाया था, और मैंने सब बता दिया। जो पालगाम अटैक हुआ था, पूरी हमने सब कुछ कवर कर लिया है। मैं भी आज शाम को या कल सुबह एक क्लास आपको दूंगा, जो पूरा पालगाम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सब कुछ कवर करने वाली है वो क्लास, ठीक है। तो हम उसमें अच्छे से कवर करेंगे सब कुछ। मैंने थोड़ा थोड़ा हर क्लास में करवाया है वैसे। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? अब ये बताओ, वर्ल्ड मलेरिया डे, ठीक है। तो वर्ल्ड मलेरिया डे ये कब सेलिब्रेट किया गया है, किसी को पता है ये कब सेलिब्रेट? बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है। तो वर्ल्ड मलेरिया डे 2025 सेलिब्रेट किया गया अभी, ठीक है। तो इसकी थीम बताना है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हर साल 25 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। 25 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। इसकी थीम क्या है इस साल की? तो थीम लिखो तुम लोग पहले, हाँ। तो
तो मलेरिया एंड्स विथ अस, मतलब मलेरिया हमारे साथ ख़त्म हो जाएगा। तो मलेरिया एंड्स विथ अस ये हो गया। तो मलेरिया एंड्स विथ अस ये आपकी थीम हो गई। और क्या लिखना है इसमें, री इन्वेस्ट, ठीक है, मतलब पुनर्निवेश, ठीक है। तो री इन्वेस्ट हो गया। और री इमेजिन मतलब पुनर्कल्पना, री इमेजिन मतलब पुनर्कल्पना, ये आप पूरी थीम लिख लो, री इमेजिन, ठीक है, री इमेजिन। और तीसरा वर्ड क्या है, री इग्नाइट मतलब पुनर्जागृति, ठीक है। तो री इग्नाइट ये आपकी पूरी थीम है। मलेरिया एंड्स विथ अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। मतलब री इन्वेस्ट क्या होता है, पुनर्निवेश हो गया। ये आप हिंदी में भी लिख लो, अगर हिंदी में लिखना है आप तो लिख लो, मलेरिया हमारे साथ खत्म हो जाएगा, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जागृति, ठीक है। तो ये आपको हिंदी में भी ध्यान रखना, लिख लो आप लोग। अच्छा, मलेरिया का कारण क्या है, किस वजह से होता है मलेरिया, तो कारण क्या होता है इसमें, इसका कौन है भागीदारी, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम का इसमें भाग होता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम, अच्छा किस मच्छर के काटने से होता है, तो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम हुआ। और इसमें कौन हो गया, इसमें मादा एनोफ्लीज मच्छर होता है, ठीक है। तो मादा एनोफ्लीज मच्छर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये दोनों बातें ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो मादा एनोफ्लीज मच्छर जो, अच्छा इससे क्या प्रभावित होता है, तो आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं आपकी संक्रमित होती हैं, ठीक है। तो लाल रक्त कणिकाएं संक्रमित होती है। इसमें क्या होता है बेसिकली, जब कोई मच्छर मतलब मादा एनोफ्लीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है और देन उसके बाद नॉन संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो ये संक्रमण फैल जाता है, ठीक है। तो ये पूरी इसका सीन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा इसको पहले, अच्छा मादा एनोफ्लीज इसको बताने वाला कौन था, इसको बताने वाला कौन था, तो बताने वाले थे आपको रोनाल्ड रोश। तो रोनाल्ड रोश थे इसको बताने वाले, ठीक है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना, क्या पता ये भी पूछ सकता है। चलो तो इतनी बातें आपको पता चल गई। अच्छा इसको पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया, पहली बार 2007 में, 2007 में WHO ने कहा चलो स्टार्ट करते। अच्छा आप लोग के लिए होमवर्क है, WHO की स्थापना, हेडक्वार्टर और इसके हेड ये बता दो आप लोग, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अच्छा इसके अब लक्षण क्या होते हैं, इसके मलेरिया के जो आपके लक्षण क्या होते हैं, तो इसमें आपको बुखार आएगा, तो आप लोग चेक कर लीजिए अभी, ठीक है। बुखार है आपको, ठंड लग रही है, सिर दर्द है आपका और कमजोरी महसूस हो रही है, ठीक है, थकान या कमजोरी महसूस हो रही है। अगर ये सब आपके लक्षण हैं तो आपको मलेरिया हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा चलो अब मैं कुछ आपको बताता हूँ। अच्छा चलो यहीं पर लिख लो, मलेरिया का टीका लिख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीका क्या है, इसको RTS या इसको कहते हैं S/AS01। अभी ये नाम आपने सुना नहीं होगा बट आपने सुना होगा, मार्क्यूरेक्स, है ना। अच्छा इसको कब प्रमाणित किया गया था WHO ने, मैंने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, मार्क्यूरेक्स, ठीक है। तो मार्क्यूरेक्स आपको ध्यान रखना, ये मलेरिया का टीका है। WHO ने कब इसको प्रमाणित किया, WHO ने 2021 में, तो 2021 में इसको प्रमाणित कर दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है, 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, ये सब आपको पता है, मैंने खूब अच्छे से कराए हैं। चलो अच्छा एक बात और, एक फैक्ट और याद रख लो, इंडिया के मामले में, इंडिया में मलेरिया का क्या सीन रहा है पिछले कुछ दशकों में, तो इंडिया में मलेरिया का क्या सीन रहा, देखो इंडिया में 2015 से 2023 के बारे में हम डाटा थोड़ा देखेंगे। ये डाटा पूछ सकता है आपको, ठीक है। आपको जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें ये पूछा जा सकता है। तो इंडिया के मामले में क्या रहा, देखो मैं बताता हूँ। तो इंडिया में कितने, लगभग 2015 में 11.69 लाख इतने बीमार थे, मतलब मलेरिया के मामले थे। बट 2023 में आते आते कितने बचे, 2.27, ठीक है, 2.27 लाख इतना बचा है 2023 तक आते आते, इतने मामले बचे, ठीक है। और मतलब मृत्यु कितने की हुई, 384 मृत्यु होती थी 2015 में, और अब 83 मृत्यु, ठीक है। देखो तो ये आपको फर्क है 2023 में, तो इतना मतलब लगभग 80% गिरावट देखी गई है भारत में मलेरिया में। तो 80% गिरावट, ये डाटा आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा वर्ल्ड में, अच्छा एक डाटा और यहीं पर लिख लो, वो भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ कहाँ होती है, देखो पहले जो ये उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा के, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री रेखा, तो इसके ऊपर नीचे ये जो उष्णकटिबंधीय इलाका होता है, गर्मी वाला इलाका होता है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मलेरिया फैलता है, मोस्टली यहीं पे होता है, और ज़्यादा आप ठंडे प्रदेशों में देखने को मिलेगा भी नहीं। तो वर्ल्ड में एक डाटा है, तो वर्ल्ड में क्या है, तो वर्ल्ड के टोटल मामले, मतलब जितने भी मलेरिया के मामले हैं, टोटल केस हैं जितने मलेरिया के, उनमें से 94 to 95% सिर्फ कहाँ से, अफ्रीका से।
तो अफ्रीका में आपने सुना होगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा मलेरिया प्रतिबंधन के, मलेरिया ख़त्म करो, मलेरिया के लिए, मलेरिया से बहुत मृत्यु होती है अफ्रीका में, बहुत ज़्यादा मृत्यु होती है उधर, बहुत लोग परेशान हैं। ठीक है, तो ये आपको देख रहे पूरी मैंने मलेरिया का सीन करा दिया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में देश में किसे 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है? तो 107वां नेशनल पार्क के बारे में करना। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क आपको पता है, नेशनल पार्क तो 107 नेशनल पार्क हो गई, ये तो आपको पता ही चल गया, लेटेस्ट 107वां है। पहला कौन सा था, फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट था आपका जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट था। ठीक है, जिम कॉर्बेट पहले नंबर का था, जिसको हम क्या कहते थे, रामगंगा नेशनल पार्क। तो रामगंगा इसी को कहते हैं, रामगंगा नेशनल पार्क। ये है कहाँ आपका? तो ये है ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है। ठीक है, तो ओल्डेस्ट है, और ये कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, कई बार पूछा गया है। अच्छा, और कुछ डाटा बताते हैं। लार्जेस्ट बताओ, लार्जेस्ट नेशनल पार्क। तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है आपका हेमिस नेशनल पार्क। ये कहाँ है आपका? हेमिस नेशनल पार्क है ये आपका लद्दाख में। ठीक है, तो लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान रखना है। और स्मॉलेस्ट बताओ, तो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कहाँ? स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है आपको साउथ बटन। ठीक है, तो साउथ बटन, ठीक है, स्मॉलेस्ट है आपका साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? ये आपका अंडमान एंड निकोबार में है। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार में स्थित है साउथ बटन नेशनल पार्क। और बताओ भाई, और अच्छा अच्छा ये लेटेस्ट तो किया ही नहीं अभी ने। तो लेटेस्ट बताओ, लेटेस्ट अभी 107वें नंबर का। तो लेटेस्ट जो है 107वें नंबर का, तो ये आपका सिमलीपाल है। ठीक है, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क है। सिमलीपाल नेशनल पार्क को 107वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, जो कि उड़ीसा में। उड़ीसा का भी ये सेकंड नंबर का है, लेकिन उड़ीसा का ये लार्जेस्ट है। तो उड़ीसा का लार्जेस्ट है, मतलब बड़ा है। और उड़ीसा का फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट उड़ीसा का पहला कौन सा? भीतरकनिका। तो उड़ीसा का पहला नेशनल पार्क है भीतरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कब बना था? तो ये बना था 1988 में, और ये दूसरा बना है 2025 में सिमलीपाल बन गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सिमलीपाल। अच्छा बताओ, ये कुछ और डाटा देखते हैं इसका। चलो, तो मैक्सिमम नेशनल पार्क कहाँ है? तो मैक्सिमम नेशनल पार्क आपके कहाँ है? पहले नंबर पे है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश है। यहाँ पे कौन कौन से? एक दो कान्हा हो गया, कान्हा नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, कान्हा हो गया, पन्ना हो गया, कूनो हो गया। ठीक है, तो पन्ना, कूनो, पेंच भी हो गया, पेंच भी तो यही है। और कौन सा बताऊं? सतपुड़ा हो गया, ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के, ये मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, आ जाओ, दूसरा नंबर किसका? दूसरा नंबर है आपका अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो एक तो हमने अभी किया ही अंडमान निकोबार में, कौन सा किया है ये बताओ? कौन सा किया? साउथ बटन हो गया। ठीक है, और बाकी क्या है? महात्मा गांधी हो गया, एमजी हो गया, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, एमजी नेशनल पार्क हो गया। और दूसरा रानी झांसी नेशनल पार्क। तो रानी झांसी समुद्री नेशनल पार्क कहते हैं। ठीक है, तो रानी झांसी समुद्री नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, समुद्री नेशनल पार्क। तो ये अंडमान एंड निकोबार के हो गए। ठीक है, तीसरा करते हैं। तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे आपका असम हो गया। ठीक है, तो असम में कौन कौन से हैं? असम में बताओ भाई। तो असम में हो गया काजीरंगा। तो असम का क्या हो गया? काजीरंगा हो गया, मानस हो गया। तो असम काजीरंगा, मानस, देहिंग पटकई। ठीक है, तो देहिंग पटकई ये किस नंबर का है बताओ भाई? तो देहिंग पटकई ये नेशनल पार्क किस नंबर का है? तो ये इसका नंबर कौन सा? 106वें नंबर का, मतलब सेकंड लेटेस्ट है। ठीक है, देहिंग पटकई हो गया। एक रायमोना हो गया। ठीक है, तो रायमोना नेशनल पार्क ये किस नंबर का? तो 105वें नंबर का। ठीक है, रायमोना हो गया। और नामेरी भी हो गया, नामेरी भी असम का नेशनल पार्क है। ठीक है, अच्छा चलो कुछ टाइगर रिजर्व करते हैं। टाइगर रिजर्व के बारे में करते हैं। तो 53 नंबर का बताओ। 53, 54, 55, 56। ठीक है, ये सब बताओ। 53 नंबर का कौन? रानीपुर टाइगर रिजर्व है ना, रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ? यूपी में है। दुर्गावती 54 नंबर का दुर्गावती है, ये कहाँ है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में है। 55 नंबर का धौलपुर करैली। तो धौलपुर करौली ये कहाँ है? ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, धौलपुर करैली आपका राजस्थान में है। और 56 नंबर का ये घासीदास। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। तो घासीदास नेशनल पार्क जो कि कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 57 नंबर का कहाँ है? 57 नंबर का रातापानी। तो रातापानी नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है। और 58 नंबर का माधव नेशनल पार्क। ठीक है, लेटेस्ट है सबसे, माधव नेशनल पार्क ये सबसे लेटेस्ट है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सिमलीपाल। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं
क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने राफेल, Su-30 MKI और S-400 वायु रक्षा प्रणाली के साथ कौन सा अभ्यास किया है, ये बताओ भाई। अभी देखो पाकिस्तान की मतलब, चलो छोड़ो वो वर्ड नहीं बोलना चाहता मैं क्लास में, तुम लोग चलो ठीक है। तो पाकिस्तान को डराने के लिए, अब ये ठीक है चलो ऐसा ही करते हैं, तो पाकिस्तान को डराने के लिए भारत ने कौन सा किया है, आक्रमण। तो आक्रमण अभ्यास भारत ने आयोजन किया। पाकिस्तान मतलब डरा हुआ है, बिल्कुल सहमा हुआ है कि कब आक्रमण कर दें, किधर से आक्रमण कर दें, तो वो भी बौखला गया है पाकिस्तान। ठीक है, तो आक्रमण अभ्यास हुआ है, किसने इसको किया है, तो इंडियन एयरफोर्स ने। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया। ठीक है, तो ये आपको पता है इंडियन एयरफोर्स, और तो ये किस लिए किया गया है, पर्वतीय एंड जमीनी क्षेत्र दोनों में हमला करने के लिए। तो एक तो पर्वतीय एंड जमीनी क्षेत्र, तो पर्वतीय एंड जमीनी क्षेत्र दोनों में हमले के लिए किया जा रहा है ये अभ्यास। ठीक है तो दोनों में हमला किया जा सकता है इस अभ्यास के द्वारा। ठीक है, तो इसका अभी हमें खूब ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभ्यास भी कंप्लीट हो चुका है, अब पाकिस्तान में कभी भी हमला कर सकते हैं। इसमें भाग लेने वाले कौन है, एक तो हो गया राफेल हो गया आपका, तो राफेल हो गया, ये एक प्रकार का लड़ाकू विमान है। ठीक है, तो लड़ाकू विमान है, आप देख सकते हो इमेज में, राफेल हो गया। और क्या, S-400 हो गया। S-400 ये क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है। अच्छा ये बताओ ये किस देश का एयर डिफेंस ये सिस्टम है, ये मैंने क्वेश्चन कराया है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम है, और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है, इसको हमने किस देश से उधार लिया है, S-400। ठीक है, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम है, तो इन सब का हमने परीक्षण कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा अभी एक क्वेश्चन मैंने और आपको कराया था, राफेल एम। तो राफेल एम ये हम किस देश से मंगा रहे हैं, तो ये हम इंडिया और फ्रांस मिलके बना रहे हैं, इंडिया एंड फ्रांस मिलके इसको बना रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया एंड फ्रांस मिलके बना रहे हैं, हम 26 टोटल मंगाने वाले हैं। कौन सी कंपनी इनको बनाएगी, दसॉल्ट कंपनी। ठीक है, दसॉल्ट कंपनी इनको बनाने वाली है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये क्वेश्चन मैंने साइड में लिख दिया, आप इसको भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो ये इतना हो गया। तो ये चलो आक्रमण अभ्यास के बारे में हम निकल लिया, तो आप आक्रमण अभ्यास हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। एक हम, अच्छा ये डेजर्ट हंट कहाँ किसके साथ किया गया था, डेजर्ट हंट बताओ। तो डेजर्ट हंट हमने हमारी तीनों सेनाओं ने राजस्थान ने किया था। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। चलो एक और अभ्यास है, यहीं पर मैं लिखता हूँ। ठीक है, एक मतलब हमारी नेवी ने किया है, नेवी ने क्या किया है, नेवी ने INS अरब सागर में, तो अरब सागर में, तो नेवी ने अरब सागर में किसका परीक्षण किया है, मिसाइल टेस्टिंग की है। ठीक है, तो नेवी ने अरब सागर में मिसाइल टेस्टिंग की है। ठीक है, तो मिसाइल टेस्टिंग हुई है, किस मिसाइल की टेस्टिंग की गई है, INS सूरत। तो INS सूरत ये क्या है भाई, क्या बवाल चीज़ है भाई, पाकिस्तान की पूरी तैयारी कर रहे हैं हम लोग, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस बार। तो ये INS सूरत किस प्रोजेक्ट से संबंधित है, प्रोजेक्ट 15B। तो प्रोजेक्ट 15B का चौथा और अंतिम ये है INS। ठीक है, तो ये है, और ये क्या है, ये एक प्रकार का स्टील्थ गाइडेड मिसाइल है। स्टील्थ मतलब मैंने आपको समझाया था सॉरी, स्टील्थ गाइडेड मतलब ये दुश्मन की नज़र में नहीं आएगा, तो स्टील्थ गाइडेड मिसाइल है एक प्रकार की। ठीक है, ये कैसे आक्रमण करती है, ये आक्रमण कैसे करती है, तो ये मीडियम रेंज की है पहली बात, तो मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर। ठीक है, तो सरफेस टू एयर तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा ना यार यहाँ पे, चलो ठीक है, हाँ रुक जाओ सरफेस टू एयर। ठीक है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। कितनी रेंज है इसकी, लगभग 70 किलोमीटर दूर ही ये ख़त्म कर देगी सबको, मतलब मिसाइल वगैरह। ठीक है, तो ये आपको मिसाइल सिस्टम है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ये आपको इतना और ध्यान रखना है। नेवी ने इसका INS सूरत के द्वारा प्रोजेक्ट 15B इसका कहाँ किया गया परीक्षण, अरब सागर में। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखना है, खूब याद रखना है। पाकिस्तान के लिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग, मतलब मेहमान नवाजी इस बार अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क किसने लॉन्च किया, 10G लॉन्च कर दिया भाई। ये चाइना कर क्या रहा है, रोज मैं इस समय चाइना का एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, है ना। तो ये चाइना ने क्या किया है अभी, 10 गीगाबिट। ठीक है, 10 गीगाबिट इसको लॉन्च किया है, मतलब ये ब्रॉडबैंड नेटवर्क है आपका। तो ब्रॉडबैंड नेटवर्क मतलब आपको इंटरनेट की स्पीड आपको डिफाइन करता है ये। ठीक है, ब्रॉडबैंड नेटवर्क, इसकी स्पीड भी मैं भी बताऊंगा। तो ये 10G है, मतलब जो आपका 5G 6G में आप टिके हुए हैं ना, ये 10G इन्होंने बना दिया, वर्ल्ड का पहला है, वर्ल्ड में पहली बार किसी ने 10G का नाम लिया है अभी। इसकी स्पीड कितने होने वाली है, स्पीड बताओ, तो इसकी स्पीड होने वाली 9.8
GB पर सेकेंड, ठीक है। तो 9.8 GB पर सेकेंड होने वाली, मतलब 10 GB की मूवी आप डाउनलोड करोगे तो 1 सेकेंड में डाउनलोड होगी। सोच के देखो स्पीड कितनी है। पहले क्या होता था ना, क्या पता अभी भी मतलब बच्चों को याद हो, पहले करते थे हम लोग, कोई अब तक 1 MB का गाना होगा ना, 1 MB का गाना, तो हम डाउनलोडिंग में लगा के रात को सो जाते थे, सुबह जब उठते थे ना तब वो गाना डाउनलोड होता, फिर दिन भर उसको सुनते थे। देख लो अब मैं 10-20 हज़ार साल पुराना हूँ, तो मैं ऐसे ही करता था पहले। चलो ठीक है, स्पीड आपने देख ली 9.8 GB पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड हो गई, ठीक है। और क्या क्या आप जान सकते हैं। इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है, तो लॉन्च इसको किया गया है, लॉन्च करने का जगह हेवाई प्रांत, ठीक है। हेवाई प्रांत है, चाइना का हेवाई प्रांत से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और चाइना एक और काम कर रही है, चाइना ने एक और काम किया, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज बना दिया है इन्होंने, मतलब विश्व का वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है यार भाई। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज इन्होंने बना दिया। कहाँ बना रही है ये, तो कहाँ बना रहे हैं ये लोग ब्रिज, तो ये इस ब्रिज का क्या नाम है, पहले नाम लिखो। तो पूरा नाम लिख लेते हैं, चलो। हुआ जगह का नाम लिखो, हुआ जियांग। तो हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, ठीक है। तो ये इसका नाम होने वाला है, ग्रैंड कैनियन ब्रिज, ठीक है। ग्रैंड कैनियन ब्रिज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। किस नदी के ऊपर बनाया गया है, तो वेइपन नदी, ठीक है। तो वेइपन नदी के ऊपर बनाया जा रहा है इसको, ठीक है। तो ये चाइना का वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज होने वाला है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, चीन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, इसकी स्पीड आप तो लिखना है, आप वर्ल्ड का फर्स्ट है और ये अल्ट्रा फास्ट होने वाला है, ठीक है। अल्ट्रा फास्ट, तो अल्ट्रा फास्ट स्पीड में चलने वाला है नेट। ये देखो, चाइना लॉन्चेज वर्ल्ड्स फर्स्ट 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 भारतीय संस्थानों में किसे शीर्ष स्थान मिला है, ये बताओ। तो अभी किसने ये जारी किया है, तो टाइम्स हायर एजुकेशन, ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन, और क्या है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में, ठीक है। तो एशिया रैंकिंग में टॉप पे कौन है, तो एशिया की यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हुई हैं। कितनी यूनिवर्सिटीज, देखो 35 देश शामिल हुए हैं, 35 देश शामिल हुए हैं। अरे मैं देश कैसे लिख रहा हूँ, 35 देशों से कितनी यूनिवर्सिटी शामिल हुई हैं, 853। तो 853 यूनिवर्सिटीज शामिल हुई है, ठीक है। तो 853, और 2025 के लिए डाटा आया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे तो आपका चीन हो गया। चीन की कौन सी यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है सिंगुआ यूनिवर्सिटी, ठीक है। सिंगुआ, तो सिंगुआ यूनिवर्सिटी हो गई चाइना की पहले नंबर पे, ठीक है। भारत की तरफ से कौन है, तो भारत की पहली कौन है, भारत की पहली है IISc बेंगलोर, ठीक है। तो IISc बेंगलोर है। और ये वर्ल्ड में कौन से एशिया में कौन से नंबर पे, एशिया में 38वें नंबर पे, ठीक है। तो एशिया में इसकी रैंक क्या है, 38th रैंक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है IISc का। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, मतलब मानद यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII कहाँ स्थित है, ठीक है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बारे में करना है। तो ये कहाँ स्थित है बताओ, तो ये स्थित होने वाली है आपकी पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो पुणे महाराष्ट्र में स्थित होने वाली, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। तो 1960 में इसकी स्थापना हुई। देखो पहले फिल्म वर्ड इसमें नहीं टेलीविजन वर्ड इसमें नहीं जुड़ा था, बाद में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको किसका दर्जा मिला है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। इसका मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। अब ये कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसका हिंदी में लिखो मानित विश्वविद्यालय आप कह सकते हो, ठीक है। तो मानित विश्वविद्यालय, मतलब अब ये खुद की डिग्रियां बना के दे सकती है, मतलब अब ये खुद डिग्री बना सकती है, सिलेबस डिसाइड कर सकती है, रिसर्च कर सकती है, मतलब इसको पूरी स्वायत्ता प्रदान की गई है, ठीक है। तो पूरी स्वायत्ता प्रदान की जाने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, पुणे। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, देखो फिडे 2025 हुआ है, ठीक है। तो फिडे 2025 का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो इसको आपको बताना है। तो पहले एक बात हुआ कहाँ, ये चेस का टूर्नामेंट है, फिडे मतलब चेस, ठीक है। इसका होस्ट कहाँ है, होस्ट है इसको पुणे महाराष्ट्र में। तो पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ है। इसमें विजेता कौन है, विजेता है आपकी कोनेरू हम्पी, ठीक है। तो विजेता आपको नाम रखना है कोनेरू हम्पी, ठीक है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे थर्ड कौन आया, पहले स्थान पे तो कोनेरू हम्पी, थर्ड है दिव्या देशमुख, ये भी भारतीय ही हैं, ठीक है। दिव्या
देशमुख, ये भी भारतीय हैं, ठीक है, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहीं पे लिख लो। तो दूसरा सेकेंड एशियन योगासन सम्मेलन हुआ है अभी। तो सेकेंड एशियन योगासन सम्मेलन ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका नई दिल्ली में, इसलिए आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो नई दिल्ली में ये भी इसका आयोजन हुआ है। ये बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है, इसके बारे में आपको। चलो, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक खसरा रुबेला उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? देखो, अभी किसका उन्मूलन होने वाला है? खसरा। तो खसरा, रुबेला, ये दोनों बच्चों में होने वाली बहुत ही तेज़ी से फैलने वाली बीमारियां हैं, ठीक है। तो इनका भी उन्मूलन अभियान चलाया गया है, उन्मूलन अभियान स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो उन्मूलन अभियान स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो कब स्टार्ट किया गया है? अभी स्टार्ट किया 2024-25 में, 25-26 में। तो ये आपको स्टार्ट हुआ है। इसको टारगेट कब, मतलब कब तक हो जाएगा उन्मूलन? टारगेट कब तक का रखा गया है? 2026 तक इसका उन्मूलन कर देंगे, ये घोषणा हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी वैक्सीन का क्या नाम है? कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी? तो इसमें देखो 2 वैक्सीन लगती हैं, दो बार वैक्सीन लगती है, उसका क्या नाम है? MR वैक्सीन। तो मतलब मीजल्स रुबेला वैक्सीन, ठीक है। तो MR वैक्सीन के नाम से जानी जाती है। 2 डोज लगती हैं, ठीक है। बच्चे को, जो भी बच्चे होते हैं इनको 2 डोज लगती हैं, 2 डोज, ठीक है। पहली डोज कब लगती है? तो पहली डोज लगती है 9 से 12 माह के अंदर, 9 से 12 माह के अंदर। दूसरी डोज लगती है 16 से 24 माह के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, मतलब पहले 2 सालों में इसके 2 डोज लग जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। ये मैं कुछ और बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ। भारत ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब रखा है? पोलियो कब खत्म हुआ था? पोलियो फ्री कब घोषित किया गया भारत को? और बताओ, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? इसको कब लॉन्च किया गया? मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। तो मिशन इंद्रधनुष का लॉन्च डेट क्या है? तो लॉन्च डेट, इसका संबंध भी किससे है, ये भी आपको आंसर करना है, ठीक है। तो ये आपको 3 क्वेश्चन और आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनेगा? क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बताओ भाई। तो मतलब जहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर का यूज होने वाला है, क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज होने वाला है, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कौन बनने वाला है बताओ भाई? कौन इस समय चर्चा में कौन है? लगातार चर्चा में कौन रहने वाला है? अमरावती, ठीक है। तो अमरावती है। अमरावती देखो एक महाराष्ट्र में भी, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये कहाँ की? ये आंध्र प्रदेश की। सीएम कौन है यहाँ के? सीएम चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू जी यहाँ के सीएम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे बने थे सबको पता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अमरावती, ठीक है। अच्छा, यहीं पर एक हमने प्रतिमा का उद्घाटन किया था, पोट्टी श्री रामल्लू की प्रतिमा यहीं पर है, ठीक है। तो पोट्टी श्री रामल्लू की प्रतिमा यहीं पर है, जो कितनी थी? 58 फीट ऊंची प्रतिमा थी इनकी। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, यहीं पर। चलो, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, अमरावती। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। यार, आज हमने रिवीजन नहीं किया, बट हम नेक्स्ट क्लास से हम अपना वैसे ही कैरी ऑन करेंगे। तो आगे क्लासेज में सब कुछ कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।